जय हिंद, जय भारत। आज हम बात करने वाले हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोतों के बारे में, अर्थात सोर्सेस के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर कोई भी बात कहने के लिए हमें किसी प्रमाण की आवश्यकता पड़ती है या फिर किसी सोर्स की आवश्यकता पड़ती है। और इसी टॉपिक की हम चर्चा आज इस वीडियो में करेंगे। और इस टॉपिक से आपके एग्जाम में मैक्सिमम प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हम एक एक करके क्रम वाइज चीज़ों को समझते हुए चलेंगे और होल हिस्ट्री को हम कवर करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले यदि दोस्तों चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो समय समय पर लाते रहते हैं। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि भारतीय इतिहास के स्रोत। देखिए, जो इतिहास है एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर हमें कोई भी तथ्य को प्रमाणित करने के लिए एक सोर्स या फिर साक्ष्य की आवश्यकता पड़ती है। और यह सोर्स हम मेनली 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, बांट सकते हैं। तो सबसे पहला पार्ट आता है साहित्यिक साक्ष्य, जिसको हम लोग बोलते हैं लिटरेरी सोर्स। तो वह साक्ष्य जो साहित्य के रूप में प्रदर्शित होते हैं, जिनके द्वारा हम इतिहास की रचना करते हैं, वह साक्ष्य कहलाते हैं दोस्तों हमारे कौन से साक्ष्य? साहित्यिक साक्ष्य या फिर लिटरेरी सोर्स कहलाते हैं। यदि हम दूसरे सोर्स की बात करें दोस्तों, तो वह है विदेशी यात्रा विवरण। तो याद होगा आप सभी को, प्राचीन भारतीय समय से लेकर वर्तमान तक कई ऐसे विदेशी हैं जो समय समय पर भारत में आते रहे और उनकी भारत की तत्कालीन सामाजिक स्थिति, आर्थिक, राजनैतिक सभी प्रकार की स्थितियों का उन्होंने अपने लेखन कला के माध्यम से या फिर अन्य माध्यम से उन्होंने उसका वर्णन किया है। और उस वर्णन या फिर उल्लेख के माध्यम से हम इतिहास की रचना करते हैं। तो दोस्तों, फॉरेन अकाउंट्स कह लें या फिर विदेशी यात्रा विवरण कर ले, उससे भी हम इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो यह हमारे सोर्स का दूसरा महत्वपूर्ण भाग हो गया। तो तीसरे भाग की बात करें तो वह है पुरातात्विक साक्ष्य या फिर कह लें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। अगले तो हमने कुल 3 प्रमुख सोर्सेस की बात की दोस्तों। इन्हीं तीनों सोर्सेस के आधार पर हम अपने इतिहास की रचना करते हैं। तो फिर से एक बार देख लेते हैं। पहला साहित्यिक साक्ष्य, मतलब जो कि एक लिटरेरी फॉर्म में हो, साहित्य के फॉर्म में हो। दूसरा है दोस्तों फॉरेन अकाउंट्स, मतलब विदेशी यात्रा विवरण, मतलब जितने भी विदेशी यात्री भारत में आए और उनके द्वारा जो हमें प्रमाण या फिर उल्लेख मिलता है, उनके थ्रू जो हम इतिहास रचना करते हैं वह। और तीसरा महत्वपूर्ण आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, मतलब कि पुरातात्विक साक्ष्य। अब हम एक एक करके इसको डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं हम साहित्यिक साक्ष्य से। तो दोस्तों, जो साहित्यिक साक्ष्य है उसको हम 2 भागों में मेनली बांट सकते हैं। वह साहित्यिक साक्ष्य मतलब वह रचनाएं, वह साहित्य जो कि केवल धर्म पर आधारित हो, जिनमें धर्म से संबंधित प्रावधान दिए गए हों या फिर उनका उल्लेख किया गया हो दोस्तों, तो उनको हम बोलते हैं धार्मिक साहित्य, रिलीजियस लिटरेचर। उनके अलावा जो अन्य बचते हैं साहित्यिक साक्ष्य के अलावा, धार्मिक साहित्य के अलावा, वह किस कैटेगरी में जाएंगे दोस्तों? तो वह जाएंगे लौकिक साहित्य में। तो 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया दोस्तों, धार्मिक साहित्य व फिर लौकिक साहित्य। जो धर्म के बारे में चर्चा करें, धर्म से संबंधित प्रावधानों को बताएं दोस्तों, वह है धार्मिक साहित्य। एवं इन धर्म के अलावा जो अन्य पुस्तकें हैं या फिर अन्य साहित्य हैं जो धर्म के अलावा बात करें, जैसे राजनीतिक स्थिति की बात करें या फिर किसी अन्य पर्पस से लिखे गए जिनका उद्देश्य धार्मिक बिल्कुल ना हो, वह क्या कहलाएंगे दोस्तों? लौकिक साहित्य। तो हम डिस्कस कर लेते हैं धार्मिक साहित्य के बारे में दोस्तों। ध्यान देंगे, किसी भी चीज के पढ़ने का आपका जो तरीका होना चाहिए वो ग्राफ मेथड या फिर चार्ट मेथड से पढ़ें, जिससे चीजों को आसानी से याद किया जा सके। दोस्तों, जो फॉर्म मैंने आपके सामने लिख के तैयार किया है, इस फॉर्म में यदि आप किसी चीज को लिखते हैं या फिर बुलेट पॉइंट बना के चीजों को याद करते हैं, तो आप आसानी से चीजों को लंबे समय तक याद कर सकते हैं और आपका एक अच्छा नोट्स तैयार हो सकता है, जो कि एग्जाम के समय में आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो हम एक एक करके बढ़ते। देखिए, धार्मिक साहित्य को भी यदि हम डिवाइड करें दोस्तों, तो 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक ब्राह्मण साहित्य, दूसरा ब्राह्मणोत्तर साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में आपके यदि हम बात करें तो आएगा वेद, आएगा उपनिषद। उपनिषद कभी कभी पूछ लिया जाता है दोस्तों को उपनिषद को हम किस उपनाम के रूप में जाते हैं या फिर उपनिषद का मतलब क्या होता है। कई बार एग्जाम में आपका है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, कोट कर लेंगे इसको दोस्तों कि उपनिषद का मतलब क्या होता है। तो उपनिषद का मतलब होता है दोस्तों समीप बैठना या फिर
पूरे अर्थ की बात करें तो गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना ही क्या कहलाता है दोस्तों, उपनिषद कहलाता है। एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि सत्यमेव जयते उपनिषद, सत्यमेव जयते जो कोटेशन है, जो वाक्यांश, यह कहाँ से लिया गया है दोस्तों, तो सत्यमेव जयते जो वाक्यांश लिया, यह कहाँ से लिया गया है, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। कई बार आपके एग्जाम में आया है, तो ध्यान रखेंगे कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो यह लिया गया है मुंडको उपनिषद से। उसके अलावा ब्राह्मण साहित्य में आपको आरण्यक आ जाते हैं, पुराण आ जाते हैं। पुराणों में कई सारे पुराण हैं, वायु पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, कई सारे पुराण जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक फेमस प्रश्न जो आपके एग्जाम में बार बार आएगा, उसको नोट कर लेंगे कि सबसे प्राचीनतम प्रमाण मतलब कौन सा ऐसा पुराण है जो सबसे प्राचीन माना जाता है। तो ध्यान देंगे दोस्तों, जो मत्स्य पुराण है, कौन सा दोस्तों, मत्स्य पुराण। तो जो दोस्तों मत्स्य पुराण है, यह सबसे प्राचीन आपका क्या है, पुराण है। और कभी कभी पूछ लिया जाता है कि स्थापत्य संबंधी प्रमाणों का किसमें हम, मतलब जो स्थापत्य या फिर आर्किटेक्चर का प्रमाण किस पुराण में मिलता है। तो ध्यान देंगे विष्णु धर्मोत्तर पुराण जो है, कौन सा दोस्तों, फिर से लिखेंगे, विष्णु धर्मोत्तर पुराण जो है, इसमें हमें स्थापत्य या फिर कह ले आर्किटेक्चर, उससे संबंधित चीज़ों के प्रमाण हमें देखने को मिलते हैं। तो इसको नोट कर लेंगे और चीज़ों को याद करते हुए चलेंगे कि बाद में आपको कठिनाई न हो। बच्चे चीज़ें स्मृति भी, जैसे कई सारी स्मृतियां हैं, मनु स्मृति, नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, यह सभी स्मृतियां भी हमारे इतिहास की प्रमुख स्रोत रही हैं, प्रमुख साक्ष्य रही, जिनके आधार पर हम अपने इतिहास की चर्चा करते हैं। तो हमने बात की ब्राह्मण साहित्य में किसकी, वेद, जिसको हम ज्ञान के रूप में भी जानते हैं। उपनिषद की बात की और मैंने उपनिषद के बारे में बताया कि गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्ति को हम बोलते हैं उपनिषद। कई सारे उपनिषद हैं, मैंने की चर्चा भी की कि आपको सत्यमेव जयते जो कोटेशन है, जो वाक्यांश है, कहाँ से मिलता है, तो इसी आपके मुंडको उपनिषद से मिलता है। उसके अलावा आरण्यक, पुराण, कुल कितने पुराण हैं, कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ध्यान रखें, एक एक करके मैं आगे इसके बारे में चर्चा भी करूंगा अगले क्लास में, इनके बारे में डिटेल में। तो थोड़ा सा लेकिन जान ले आप कि पुराणों की कुल संख्या दोस्तों कितनी है, 18 है। उपनिषद कितने हैं दोस्तों, यह हैं 108। और वेद कितने हैं दोस्तों, वेदों की संख्या है 4। वेद कितने हैं, 4 हैं। सबसे पुराना कौन सा है दोस्तों वेद, वह है ऋग्वेद। और सबसे नया कौन सा वेद है, वह है अथर्ववेद। उपनिषद कितने हैं, 108 है। पुराणों की संख्या कितनी है, वह है 18। और सबसे पुराना पुराण कौन सा है दोस्तों, वह है मत्स्य पुराण। और मैंने स्मृति की बात की, तो स्मृति में कई सारे नाम लिए, मनु स्मृति, नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, इसके अलावा कई अन्य सारे हैं। तो यह चर्चा तो हो गई ब्राह्मण साहित्य की। इसके अलावा बात करें दोस्तों धार्मिक साहित्य में, तो आते हैं ब्राह्मणोत्तर साहित्य। मतलब मैं मेनली यह कह लें कि हिंदू धर्म से संबंधित जो मोटे मोटे तौर पे जो साहित्य थे वह ब्राह्मण साहित्य में आएंगे। इनके अलावा जो अन्य धर्म ग्रंथ हैं, जैसे बौद्धों के धर्म ग्रंथ, जैन लिटरेरी सोर्स या फिर जैन धर्म से संबंधित जो ग्रंथ हैं, वह दोस्तों किस में आएंगे, ब्राह्मणोत्तर साहित्य में आएंगे। जैसे आपको त्रिपिटक की चर्चा कर दी जाए दोस्तों, अंगुत्तर निकाय, यह सब जातक कथाएं जो हैं दोस्तों, यह किसके अंतर्गत आएंगे दोस्तों, तो यह बौद्ध ग्रंथ के अंतर्गत आएंगे। तो मैंने पहले बात चर्चा की ब्राह्मण साहित्य की, जिसके अंदर इन वेद, उपनिषद, आरण्यक, पुराण, स्मृति की चर्चा की। अब हम बात कर रहे हैं ब्राह्मणोत्तर साहित्य की, जिसके अंतर्गत मोटी मोटे तौर पर आते हैं दोस्तों क्या, आपके बौद्ध ग्रंथ एवं जैन ग्रंथ। ध्यान देंगे ब्राह्मणोत्तर साहित्य में 2 धर्मों के ग्रंथों की चर्चा की गई है, बौद्ध धर्मों के ग्रंथों की और जैन धर्मों के ग्रंथों की। तो बौद्ध ग्रंथ के अंतर मेनली जो ग्रंथ है वह सभी जानते हैं त्रिपिटक हैं। इन जैसे कि धम्म पिटक, सुत्त पिटक एवं अभिधम्म पिटक, ये सभी कई हैं जो कि आपके बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। इसके अलावा भी कई अन्य हैं, जैसे जातक कथाएं हैं, अंगुत्तर निकाय है, कई सारे हैं बुक्स जो कि बौद्ध धर्म ग्रंथ के बारे में चर्चा करते हैं और इनके द्वारा भी हम अपने इतिहास का निर्माण आसानी से करते हैं। अब एक प्रश्न आपके एग्जाम पूछा जाता है कि 16 महाजनपदों की चर्चा किस बौद्ध ग्रंथ में किया गया था।
फिर से नोट करेंगे, लिख लेंगे चीज़ों को पॉइंट करके कि 16 महाजनपद सभी जानते हैं कहाँ इसकी चर्चा सबसे पहले मिलती है दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे कि 16 महाजनपदों की चर्चा हमको सबसे पहले किस में मिलती है, तो ध्यान देंगे अंगुत्तर निकाय नामक एक बौद्ध ग्रंथ है, उसमें हमें 16 महाजनपदों की चर्चा मिलती है। अब थोड़ा सा यदि प्रश्न दोस्तों हम घुमा दें कि वह, ध्यान दीजिए, यह जो अंगुत्तर निकाय है दोस्तों, यह कौन से ग्रंथ की बात चर्चा, कौन सा ग्रंथ है, यह बौद्ध धर्म ग्रंथ है। ये पूछ दे कि वह कौन सा जैन धर्म ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपदों की चर्चा की गई है, तब काम गड़बड़ा जाएगा, खेला बिगड़ जाएगा। तब आपको क्या रखना है दोस्तों याद कि यदि जैन धर्म ग्रंथ पूछे तो तुरंत आपको गोली मार देना है भगवती सूत्र पे, भगवती सूत्र पे, जिसमें 16 महाजनपदों की चर्चा की गई है आपकी किसमें, जैन धर्म के वाले बुक में। और यदि बौद्ध धर्म की पूछे तो अंगुत्तर निकाय के बारे में चर्चा की गई है। अब तो ये तो हो गया दोस्तों आपका धार्मिक साहित्य के बारे में। अब हम यदि बात करें लौकिक साहित्य की, तो लौकिक साहित्य वह साहित्य होते हैं जो धर्म से इतर अन्य जो लिटरेरी एविडेंस होते हैं या क्या कहलाते हैं, लौकिक साहित्य। मेनली लौकिक साहित्य का पर्पज किसी एक विशेष घटना या फिर तत्कालीन स्थिति का जानकारी या फिर उल्लेख देना होता है। तो लौकिक साहित्य भी मेनली दो भागों में बांटे जा सकते हैं, एक होते हैं ऐतिहासिक ग्रंथ, दूसरे होते हैं जीवन या फिर चरित्र काव्य। जैसे हम सभी जानते हैं इंडिका पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी थी, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा था, एवं कई ऐसे अन्य सारे बुक्स हैं जो कि तत्कालीन समाज की ऐतिहासिक वर्ण को बताते हैं। तो वह सभी बुक्स किस में आ जाएंगे दोस्तों, ऐतिहासिक ग्रंथ में आ जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने अभी बताया कि जैसे अर्थशास्त्र आ सकता है ऐतिहासिक ग्रंथ में दोस्तों, मेगास्थनीज की इंडिका आ सकती है, कई बार प्रश्न यह पूछा जाता है। अब हम बात करें दोस्तों जीवनी या फिर चरित्र काव्य। दोस्तों सभी जानते हैं समय समय पर कई राजाओं के जीवन के ऊपर कई सारी पुस्तकें लिखी गई, जैसे हर्षचरित हो गया दोस्तों, ये सभी जो चीज़ें पुस्तकें हैं, बाण भट्ट का हर्षचरित है, कई सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों से कई बार एग्जाम पूछे जाते हैं। तो राजाओं के ऊपर जो चरित्र या फिर उनके जीवन समय जो चीज़ें लिखी गई वह किसके अंतर्गत आएंगे दोस्तों, जीवन या फिर चरित्र काव्य के अंतर्गत आएंगी। तो ये तो हो गया दोस्तों लिटरेरी सोर्स। अब हम बात करें विदेशी यात्रा विवरण। तो विदेशी यात्रा विवरण में मतलब फॉरेन अकाउंट्स को दोस्तों मेनली हम सभी जानते हैं कि 3 ऐसे प्रमुख स्थल थे जहां से भारत में लेखकों का आना जाना काफी था। तो इन्हीं की चर्चा हम करेंगे क्योंकि इन्हीं से प्रश्न मैक्सिमम पूछे जाते हैं। सबसे पहले जो लेखक आए थे वो समृद्ध कहाँ से आए थे, यूनान या फिर रोमन के लेखक माने जाते हैं। उनके अलावा भारतीय इतिहास में प्रमुख योगदान रहा है किन लेखकों का, चीनी लेखकों का। उसके बाद मध्यकालीन भारत आते आते आपके अरबी लेखक भी भारतीय परिवेश की प्रमुख चर्चा करते हैं। तो हम बात करें एक एक करके, यदि हम यूनानी या रोमन लेखकों की चर्चा करें तो कौन कौन से ऐसे लेखक थे जो कि भारतीय संदर्भ में व्याख्या कर देते हैं, तो वह टेसियस थे। सबसे पहले टेसियस की बात करेंगे। अब आपसे पूछा क्या जाएगा कि यह कहाँ के निवासी थे या फिर इनकी रचना क्या थी। तो टेसियस कहाँ के निवासी थे दोस्तों, तो यह कहाँ के रहने वाले थे, ईरान के। कोट कर लेंगे, नोट पॉइंट में बना लेंगे इसको बुलेट पॉइंट करके कि टेसियस कहाँ के रहने वाले थे, ईरान के। या फिर प्रश्न घुमा के पूछ देगा कि टेसियस किस स्थल से संबंधित थे, यूनानी रोमन लेखक थे कि चीनी लेखक थे या फिर अरबी लेखक थे या इनमें से कोई। तो ध्यान देंगे यह यूनानी और रोमन लेखक थे। टेसियस के अलावा हेरोडोटस, मैंने पिछले क्लास में इनकी चर्चा की भी थी कि हेरोडोटस इतिहास के पिता माने जाते हैं और इन्होंने भारत के संदर्भ में भी व्याख्या अपनी दी है। इसके अलावा सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, सभी जानते हैं, तथा सिकंदर के साथ कुछ ऐसे लेखक आए थे जिन्होंने भारत के संदर्भ में अपनी व्याख्या दी है, चर्चा की है। उनमें से हम निर्याकस की बात कर सकते हैं, एरिस्टोबुलस की बात कर सकते हैं, उनके अलावा भी कई अन्य थे, लेकिन यह दोनों प्रमुख हैं। आपके एग्जाम में पूछा सकता है कि निर्याकस किस राजा के साथ भारत आया था, तो ध्यान देंगे सिकंदर के साथ। तो अरिस्टोबुलस या फिर निर्याकस ने भी भारतीय संदर्भ की व्याख्या की है। इनके अलावा मेगास्थनीज मैंने बताया था चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। इन्होंने क्या किया था, इंडिका पुस्तक की रचना की थी और अपने मौर्य साम्राज्य के बारे में, इसके बारे में जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से पता चलती है। और मैंने पहले वीडियो में हिस्ट्री के बेसिक जो लेक्चर था मैंने उसकी क्लास में इसकी चर्चा की है। तो यदि आपने वीडियो को नहीं देखा हो तो जाइए वीडियो सेक्शन में, वहाँ पर आपको चीज़ें आराम से मिल जाएंगी। डायमेकस ने भी भारतीय संदर्भ में व्याख्या की है। उसके अलावा टॉलमी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जियोग्राफी के लेखक या फिर भूगोल के लेखक किससे माना जाता है, तो मैक्सिमम आप
ध्यान रखेंगे यदि ज्योग्राफी का लेखक पूछा जाएगा तो टॉलमी ने भी अपने ज्योग्राफी जो है उसमें भारतीय संदर्भ में या भारत की प्राचीन भारतीय स्थिति का भी वर्णन किया है। प्लिनी महोदय ने भी भारतीय संदर्भ में व्याख्या की है, यूनानी लेखक थे, और इन्होंने अपनी पुस्तक, इनकी पुस्तक बार बार पूछी जाती है कि नेचुरल हिस्ट्री किसने लिखा है। बार बार ध्यान करेंगे, नोट पॉइंट करके इसको स्टार करके मार्क कर लेंगे कि नेचुरल हिस्ट्री किसने लिखी है। तो नेचुरल हिस्ट्री लिखी है दोस्तों प्लिनी ने, और अपने इस पुस्तक में भारत की व्याख्या उन्होंने की है। तो ये तो हो गए यूनानी रोमन लेखक। यदि हम बात करें चीनी लेखक में, तो चीनी लेखकों में भी कई सारे महत्वपूर्ण समय समय पर लेखक आए, लेकिन हम उनमें इंपॉर्टेंट की बात करेंगे। जैसे फाह्यान चंद्रगुप्त द्वितीय के विक्रमादित्य के दरबार में इन्होंने आए थे और इन्होंने गुप्त साम्राज्य की बहुत ही अच्छे से व्याख्या की है और हमें गुप्त साम्राज्य के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी दी है। किसने? तो फाह्यान ने। ध्यान देंगे दोस्तों, कभी कभी पूछ जाता है किसके दरबार में आए थे, तो चीज़ों को नोट डाउन कर लेंगे दोस्तों कि चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनका टाइटल था दोस्तों क्या? विक्रमादित्य, इनके दरबार में आए थे। या फिर पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय, फाह्यान किस वंश के बारे में जानकारी देते हैं। यदि वंश पूछेगा दोस्तों तो गुप्ता डायनेस्टी, गुप्त काल। यदि पूछेगा शासक तो शासक में लिखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य। इनके अलावा सुंग युंग आए थे। तथा बात करें वेनसांग की, तो वेनसांग ने भी भारतीय संदर्भ में प्रमुख व्याख्या दी है। और वेनसांग भी पूछा जाता है किसके दरबार में आए थे, तो वेनसांग दोस्तों आए थे हर्षवर्धन के दरबार में। वेनसांग किसके दोस्तों में दरबार में आए थे? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन किस वंश के शासक थे? तो वर्धन वंश के शासक माने जाते हैं। कौन? हर्षवर्धन। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि वेनसांग की रचना का नाम बताइए। कई बार एग्जाम में आया है, तो रचना के नाम ध्यान रखेंगे दोस्तों, सी यू की इनकी रचना है वेनसांग की। और ये किसके दरबार में आए थे दोस्तों? तो हर्षवर्धन के। जो चीज़ें बताई जा रही हैं उसको नोट पॉइंट करते हुए, बुलेट पॉइंट बनाते हुए, जैसे भी आपको आसानी पड़े वैसे चीज़ों को लिखिए। चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो वीडियो को कमेंट सेक्शन में जाइए और चीज़ों को वहाँ पर पूछिए, आपको अगले वीडियो में उस प्रश्न का उत्तर दे दिया जाएगा। इसके अलावा हम बात करें चीनी लेखकों में, इत्सिंग भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में इनसे संबंधित प्रश्न आए हैं। तो हमने यूनानी रोमन लेखक, चीनी लेखकों की बात कर ली। अब बात करें अरबी लेखकों में, तो अरबी लेखकों में तो कई सारे लेखक आए, लेकिन दो महत्वपूर्ण की चर्चा करेंगे यहाँ पर, तारानाथ की एवं अल बरूनी की। अल बरूनी से बार बार प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि तहकीके हिंद किस लेखक की रचना है दोस्तों? तो ध्यान रखेंगे, तहकीके हिंद जो रचना है, जो यह पुस्तक है, इसको किसने लिखा है दोस्तों? अल बरूनी ने लिखा था। ध्यान रखेंगे, अल बरूनी की पुस्तक का नाम क्या है? तहकीके हिंद है। तो हमने दो प्रमुख चीज़ों की चर्चा की जो आपको एग्जाम में इंपॉर्टेंट और आने की पूरी संभावना है। अब हम बात करें, ये तो हो गए विदेशी यात्रा विवरण। और लास्ट यदि हम बात करें कैटेगरी की, तो वह है पुरातात्विक साक्ष्य या फिर आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स या फिर एविडेंस की चर्चा करते हैं। यह जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, जहां पर हमें मैक्सिमम इनका उपयोग कहां पर होता है? जहां पर हमें न तो लिटरेरी सोर्स प्राप्त हो या फिर न तो विदेशी यात्रा विवरण प्राप्त हो, हमें पूर्ण रूप से निर्भर दोस्तों किस पे होना पड़ेगा? वह होना पड़ेगा आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, जहां पर हमें कई सारे पत्थरों के प्रमाण, मतलब उनके औजारों के प्रमाण या फिर उनसे अन्य जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं उनके आधार पर हम इतिहास रचना करते हैं। तो इनको यदि मोटे मोटे तौर पर बांटे इन साक्ष्यों को, तो उनमें अभिलेख आ सकते हैं जिनको हम इंस्क्रिप्शंस के नाम से जानते हैं, वो आ सकते हैं इतिहास की रचना में। मुद्राएं हो सकती हैं, क्वाइंस हो सकते हैं, जो राजा या शासकों ने समय समय पर अपनी अलग अलग प्रकार की मुद्राएं चलाई, तो उनके आधार पर भी हम इतिहास रचना करते हैं। बात करें स्मारक या फिर भवन, जो जितने भी स्मारक, भवन या फिर आर्किटेक्चरल जो वर्क हमको दिखाई देते हैं, वह सभी भी हमारे इतिहास के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। उनके अलावा बात करें तो मूर्तियों में आपके मृण मूर्ति, पॉटरी, मतलब कई सारे ऐसे चीज़ें हैं जो कि आपके एग्जाम में आने के मतलब पूछा जाता है कि पकी हुई मृण मूर्तियाँ कहाँ पाई गई। तो इनकी आगे चर्चा हम वीडियो में करेंगे, लेकिन यहाँ पर जान लेते हैं जैसे चित्रकला या फिर पेंटिंग्स की बात कर लें, तो इनके थ्रू भी हम क्या करते हैं दोस्तों? अपने इतिहास का निर्माण करते हैं। कभी कोई पूछ जाता है कि अभिलेखों में कौन कौन से अभिलेख महत्वपूर्ण है, जैसे हाथी गुम्फा का खारवेल जो हाथी गुम्फा अभिलेख है, यह हमें काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी देता है। अशोक के अभिलेख हों, गुप्त डायनेस्टी में जितने महत्वपूर्ण अभिलेख हैं, इनकी चर्चा हम आगे वीडियो में करेंगे। तो हमने मोटे मोटे तौर पर दोस्तों जान लिया कि प्राचीन भारतीय इतिहास के सोर्स के रूप में कौन कौन से महत्वपूर्ण सोर्स आपके एग्जाम में आ सकते हैं एवं उनसे प्रश्न बन सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।